जन्म से मैं स्त्री हूँ और वैसे उसे पेशा कहने में भी ऐतराज नहीं है, मगर कर्म कहती हूँ। कर्म से मैं लेखक हूँ। लेखिका शब्द मुझे लगता है कि बहुत पुराना हो गया। कवियत्री, लेखिका, ये आ जो डाल डाल के हमने उसको स्त्रीलिंग बनाया है, ई आ डाल के, उसको हटा देना। लेखक, साहित्यकार, कवि सुंदर लगता है, सुनने में भी सौंदर्य बोध को होना चाहिए कुछ उसमें। तो जब कहते हैं स्त्री लेखन, मेरी समझ में ही नहीं आता कि उसका मतलब क्या है। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आपसे जवाब मांगती हूँ, मैं नहीं बोल रही। क्या सभी स्त्रियां एक जैसा लेखन करती हैं? एक ही तथ्य पर लेखन करती हैं? एक ही भाषा में लेखन करती हैं? एक ही शिल्प में लेखन करती हैं? क्या उन सबकी का सौंदर्य बोध एक ही होता है? क्या उनकी जीवन दृष्टि एक ही होती है? क्या उनका राजनीतिक सोच एक ही होता है? क्या उनकी मनोवैज्ञानिक समझ एक ही होती है? क्या उनकी जीवन के प्रति आस्था एक ही होती है? क्या उनकी मानवता के प्रति आस्था एक ही होती है? इसमें आप जवाब दें मुझे। मैं क्योंकि यहाँ खड़ी हूँ, मैं जवाब देती हूँ कि उनकी मानवता के प्रति आस्था एक जैसी, बस। बाकी सब फर्क होता। अगर फर्क नहीं होता तो क्या कृष्णा सोप्ती और मणिका मोहिनी के साहित्य के रचनाओं में आपको सामने दिखता है? आप देख सकते हैं सामने उसमें? क्या मृदुला गर्ग और सूर्य बाला के लेखन में आप सामने देख सकते हैं? क्या मृणाल पांडे और चित्रा मुद्गल के लेखन में आप सामने देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या नम्रता देव सेन और वाणी बासु के लेखन में आप सामने देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो अगर सामने नहीं देख सकते, इसका मतलब ये स्त्रियों का लेखन नहीं है, ये कृष्णा सोप्ती का लेखन है, ये मणिका मोहिनी का लेखन है, ये चित्रा मुद्गल का लेखन है, ये उस व्यक्ति का लेखन है। और व्यक्ति क्या होता है, उसकी वो बहुत बड़ी चीज तो होता नहीं, बहुत छोटी चीज होता है, मगर उसका जो एक जीवन होता है, उसमें से वो जो उसके अनुभव होते हैं, उनमें से जो वो अनुभूतियां ग्रहण करता है, उसमें से जो स्मृति में बचा रहता है, उसकी जो वांछा होती है, उसकी जो कल्पना होती है, जो वो चाहता है कि हो जीवन, उस सबको मिलकर वो एक किसी क्षण में, एक किसी जुनून के क्षण में कहने बैठ जाता है। और कहता नहीं है, अनकहा छोड़ छोड़ कर कहता है। जो कह देते हैं वो गहन होता है, जो अनकहा रह जाता है वो कहानी होती है। वही कहानी होती है जो अनकही रह जाती है। उसमें आप कहते हैं, आप जो पाठक हैं वो उसमें जो अनकहा रह जाता है उसको कहते हैं, तब वो साहित्यिक कृति बनती है। वरना वो सिर्फ कहन होता है, एक चुटकुला होता है, एक वृतांत होता है, वो कृति। अब वो कृति किसकी है, उसका जेंडर क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसका मजहब क्या है, उसका ईश्वर के प्रति आस्था है नहीं है, वो नास्तिक है आस्तिक है, ये बेमानी है। जो मानिखेज है वो उसकी जीवन दृष्टि है और उसकी अतिक्रमण करने की शक्ति है, क्षमता है। हमें अनुभव तो होते ही हैं, ये तो नहीं है कि स्त्री पुरुष के अनुभव नितांत अलग है। स्वभावगत एक या दो अनुभव ऐसे हैं जो पुरुष को होते हैं, स्त्री को नहीं, या स्त्री को होते हैं,
पुरुष को। संस्कार पर अनेक अनुभव ऐसे हमारी संस्कृति में जो पैदा किए गए, जो हमारी रिवायतें, रस्में, रिवाजें बनी, ऐसे अनेक अनुभव हैं जो स्त्री को होते हैं, पुरुष को नहीं, या पुरुष को होते हैं, स्त्री को। स्वभावगत अनुभव जो है, एक तो जो चालू है, क्लीशे बन चुका है, ये स्त्री माँ बन सकती है, पुरुष नहीं। स्त्री का मासिक धर्म होता है, पुरुष का नहीं होता, जिसका संबंध बच्चे की पैदाइश से ही है। मगर इसके अलावा एक स्वभावगत जो अंतर है, उसके बारे में कोई कहता नहीं है, उसे अश्लील माना जाता है। स्वभावगत अंतर ये है कि पुरुष में जब काम उत्तेजना जागृत होती है तो वो स्पष्ट दिखलाई देती है, दैहिक रूप से वो दिखलाई देती है, वो स्पष्ट होती है। स्त्री में नहीं होती। स्त्री तो ऑर्गेज्म का भी नाटक कर सकती। ये बहुत बड़ा स्वभाव का अंतर है दोनों के बीच। बाकी सारे संस्कार का अंतर, उसमें से हमारा एक संस्कार का अंतर जो बार बार मुझे परेशान करता है, वो ये है कि अगर कोई भी हारी बीमारी हो तो पुरुष का उससे कोई मतलब, पुरुष को उसकी देखभाल करने की जरूरत। स्त्री बीमार हो तो उसकी बहनों को ढूंढ के लाओ या नंदों को ढूंढ के लाओ, वो उसकी देखभाल करेगी, नहीं तो पड़ोसिनों को ही ले आओ। पुरुष बीमार होता है तो ये हमारा संस्कार है, ये स्वभाव नहीं है स्त्री का वो तीमारदारी करे, मगर वो उस संस्कार बन चुका है कि नहीं करेगी तो जिएगा कैसे। कुछ हद तक माँ बनने के कारण कुछ सालों तक उसे स्वभावगत रूप से भी बच्चे का पोषण करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि अपना दूध पिलाए, मगर पिलाती है तो वो स्वभावगत रूप से, नहीं तो संस्कारगत रूप से हम परिवार का पोषण करते। और ये जो है संस्कारगत रूप से जो पुरुष ये जिम्मेवारी नहीं लेता है, हमारे मध्यवर्गीय परिवारों में, उच्च वर्ग के परिवारों में और निम्न वर्ग के परिवारों में भी उसका सबसे उत्तम साहित्यिक उदाहरण तो कफन कहानी है। अब वो कहानी स्त्री में नहीं, पुरुष में, प्रेमचंद की कफन कहानी, तो इसी का वो रूप है, चरम रूप है इसी स्वभावगत अंतर का। तो ये इस तरह के अंतर हैं जो अनुभव होते हैं। इसके अलावा स्त्री और पुरुष के अनुभव सब एक ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, मगर एक स्त्री का अनुभव दूसरी स्त्री का भी अनुभव हो ये कतई जरूरी है। और अगर वो भी तो उस अनुभव के कारण उसकी जीवन दृष्टि, जैसे मैंने पहले कहा, उसकी भाषा, उसका शिल्प, उसकी राजनीतिक सोच, उसकी परकाया प्रवेश करने की क्षमता, उसकी अतिक्रमण करने की क्षमता एक ही हो, ये जरूरी है। इसलिए हर स्त्री एक लेखक होती, एक अकेली लेखक होती। हम एक हजारों लेखक हैं। हमारा क्या जेंडर है, उसकी कोई भी जरा सा भी मेरे मन में मूल्य नहीं है। हमारे अनुभव अलग होते हैं, होते हैं, ठीक है, मगर जब हम लिखते हैं तो हम खुद उन अनुभवों का अगर अतिक्रमण न कर पाए, अगर हम परकाया प्रवेश न कर पाए, तो हम किस बात के लिए? और एक बात भाषा पर बहुत अच्छी गीतांजलि ने कही। फॉकनर ने कहा था, लैंग्वेज इज ए cracked kettle on which we play tunes to make bears dance, and we want the very stars to melt in pity. तो हम भाषा एक अनगढ़ चीज है, वो एक
तरेड़ खाई हुई केतली है। ये हमारा साहित्य का एक जिसको कहते हैं बिल्ट इन फेलियर है कि हमें शब्दों को इस्तेमाल करना होता है, उन्हीं के माध्यम से रचना करना। वो शब्द जो बूचड़ खाने में भी बोले जाते, वो शब्द जो रसोई में भी बोले जाते, वो शब्द जो संभोग के समय, वो शब्द जो बच्चे से भी बोले जाते, वो शब्द है। और उन्हीं शब्दों के माध्यम से हमें बिल्कुल अलग कुछ और भावनाएं प्रकट करनी, जो यथार्थ का अतिक्रमण करे, उस यथार्थ का जिसको हमने बहुत ऊंची जगह पर बिठाया। तो इन क्योंकि हमें शब्दों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए उन शब्दों को हम इस तरह कहते हैं या कोशिश करते हैं कहने की जैसे पहले कभी किसी ने कहा, और हम जानते हैं ऐसा नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो पहले न लिखी गई, ऐसी कोई चीज नहीं है जो पहले न कही गई। सब कुछ पुनर्लेखन है, सब कुछ पुनर्कथन है, मगर फिर भी सब कुछ नया है, क्योंकि उसमें हमारा नजरिया होता है, हमारी अपनी जीवन दृष्टि होती है, वर्ल्ड व्यू होता है, हम होते हैं, हमारा अस्तित्व होता है, हमारी अस्मिता होती है, हमारी आत्मा होती है। हमारी एक बात अभी जब वो इससे पहले जो सेशन हुआ था उसमें एक वाक्य कहा गया था, उस चांडाल ने पूछा शरीर को हटाऊं कि आत्मा? तो लेखक मात्र शरीर नहीं होता, लेखक जो होता है वो बहुत चीजों का जो घालमेल वो होता है, एक अकेला होता है। लेखन अकेले किया जाता है। आप 50 लोग मिलकर पेंटिंग तो बना सकते हैं, किताब नहीं लिख सकते, कहानी नहीं लिख सकते, लिखते हैं जब लिखने की लोगों ने कोशिश की है वो असफल है। तो मैं कहना चाहती हूँ हाथ जोड़कर, कृपया ये वाला सेशन अब आप कभी ना कीजिएगा। स्त्री लेखक ये सिर्फ हिंदुस्तान में क्यों होता है? बहुत से देशों में मुझ नाचीज को बोलने के लिए बुलाया गया, कहीं भी ये विषय मुझे नहीं दिया है। जापान में बुलाया तो उन्होंने मुझे हेडोनिज्म एंड एस्थेटिसिज्म इन लिटरेचर पर बुलवाया, भोग और त्याग। इटली में ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी पर बुलवाया, चीन ने भी नहीं दिया मुझे। चीन ने भी कहा हाउ इज created work, how does it grow? डेनमार्क ने पूछा whom do we write for? किसी ने नहीं कहा तुम बेवकूफ बेदाल बूदम, तुम स्त्री हो इसलिए भैया तुम और बेदाल बूदम अहमक स्त्रियों पर बोलो जिन्होंने लेखन करने की हिम्मत गुस्ताखी की। मेरी फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना है साहित्य अकेडमी से, जिनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बदतमीजी करने के लिए, इस गुस्ताखी करने के लिए। उन्होंने बाकायदा मुझे मंच प्रदान किया। कृपया बस इति हो गया। अब स्त्री लेखन पर आप प्लीज कोई सत्र ना करें, गोष्ठी ना करें। आप चाहें तो एक अकेला सत्र मैत्रेयी पुष्पा पर कर लें, हम आकर बोल लेंगे, खुशी से बोल लेंगे। वो एक स्त्री है जो कहती है मैं स्त्री, हम उन पर खुशी से आके बोल लेंगे, तारीफ भी कर देंगे, निंदा भी कर लेंगे, खुशी से करेंगे। मगर स्त्री लेखन पर कम से कम मुझे माफ कीजिए, मेरी बहुत उम्र हुई, अब बाकी के मैं वर्ष अपने व्यर्थ नहीं कर सकती।
दो प्रश्न पूछ सकते हैं अगर कोई प्रश्न। टाइम हमारे पास कम है, 2 प्रश्नों के लिए अगर आपके पास है कुछ पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। प्रश्न पूछने निकालिए जवाब। क्यों उसमें अलग क्यों होना चाहिए? मैंने अभी बोला ना, अब माइक मेरा क्वेश्चन माइक नहीं। थैंक यू। मैं बहुत अच्छा संवाद और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। स्त्री लेखन शब्द का प्रयोग होना चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर बहुत अच्छा संवाद रहा। मगर विषय जो रखा गया था, डिस्कशन ऑन वोमेन्स राइटिंग्स इन इंडियन लैंग्वेजेज, उस पर मैडम गीतांजलि श्री ने कुछ भाषा संबंधी बात की। मगर मलयाली में क्या हो रहा है, मैथिली में क्या हो रहा है, 24 भाषाओं में या हमारी जो 36 या 60 भाषाओं में यहाँ आज लेखकों को बुलाया गया है, उसमें स्त्री विमर्श की क्या स्थिति है, उस पर कुछ बातें आ नहीं सकी। केवल नाम भी जो आया तो बार बार मैत्रेयी पुष्पा का नाम आया, उनके क्या लेखन है नहीं है। तो संपूर्णता में जो इंडियन लैंग्वेजेज में क्या लिखा जा रहा है वो समझ में नहीं। अगर उस पर कुछ बातें हों कि अन्य भाषाओं में क्या हो रहा है, तो शायद विषय को वो अच्छे ढंग से रेखांकित हो पाए। बस यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं इसका जवाब नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सभी भाषाओं में स्त्री लेखन को अलग करके रखने के मैं खिलाफ हूँ। किसी भी भाषा में, चाहे वो मलयालम हो, मुझे नहीं आती मलयालम, मेरी एकाध उपन्यास का जरूर अनुवाद हुआ है मलयालम में। मैंने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं मलयालम से अनुदित, बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं बांग्ला से अनुदित, बहुत सारी कहानियां हिंदी में पढ़ी हैं अन्य भाषाओं से अनुदित। हिंदी में काफी अनुवाद होता है अन्य भाषाओं का, मगर इतना ज्ञान नहीं है, इतना नहीं अनुवाद हुआ है, इसलिए इतना ज्ञान नहीं है इन भाषाओं के बारे में कि उनमें क्या लिखा जा रहा है। मगर जो भी लिखा जा रहा है उनमें भी स्त्री को अलग करके देखने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती। अगर यहाँ पर कोई मलयाली लेखक, लेखिका या लेखक, जो भी आप कहना चाहें उसके लिए, होता, मराठी से होता, तो हमें उसके बारे में बांग्ला से होता ज्यादा पता लगता, मगर वो यहाँ नहीं थे। इसके लिए हम कसूरवार मान लीजिए, हम माफी मांगते हैं। आपका मतलब नकारना बंद कर देना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए कि जिसने कहा था वो जरूर मर्द रहा होगा, तो अपने को डिफेंड करने के लिए उसने ये कहा। तो क्या करें, हम नकारे नहीं, स्वीकार कर लें कि that we are fools and they are making foolish mistakes। ये तो नहीं करेंगे ना, हमें नकारना ही पड़ेगा। मैडम, स्त्री लेखन की नहीं, स्त्री की बात करनी चाहती हूँ। श्री जी से पूछना चाहती हूँ, उम्र के आखिरी पड़ाव में क्या इच्छाएं मृत हो जानी चाहिए? अगर कोई विश्व भ्रमण करना चाहे तो, कोई नई जुबान सीखना चाहे तो, ये आपके ही शब्द हैं, पाक विद्या या किसी और विधा में प्रवीण होना चाहे तो
मेरे जैसा 70 वर्ष पूर्ण करने की बेला में फेलोशिप लेना चाहे आपके नावल पर, तो पति को धुरी मानकर उनके द्वारे घूमने के बाद, उनके जाने के बाद, जमाने की तरफ पीठ करने के बाद आपका नावल पढ़ते हुए जी उठे और चलना शुरू कर दे छड़ी के सहारे, उसकी इस लालसा का मान करना चाहिए, भले ही इससे सांस उखड़े और उखड़ती चली जाए। तो ये तो आपने जवाब दे ही दिया। मैम, one question please. One, ma'am, We'll take one last question now. please. Women writing about, largely male characters. What's your experience? How successful is that? Because most of the books that we read written by women are especially about women heroines or even women characters. I think you need to read a little more. Ma'am, one last question. Ma'am, sorry. I think we are out of one, time. We are please. running out of time. Another session is at 2:30. We are really Ma'am, short of please. time. One. So with that, we I wind was the up, first one actually, please. Small request, if you'll allow. if May you I? insist. मैम, आपने जब बात की थी अनुवाद के रिगार्डिंग कि हम इंग्लिश और हिंदी में ही करते हैं, पर भाषाएं इतनी हैं, तो कितना अनुवाद होना चाहिए किन भाषा में, या कितना उसको लोग पढ़ेंगे फिर, क्योंकि मार्केट या मतलब रीडर पाठक तो लिमिटेड है। कटगुलाब मलयालम में अनुदित हुआ। मैं एक उदाहरण से एक बात बता रही हूँ, अपनी प्रशंसा नहीं कर रही हूँ। तो उसका मलयालम में अनुवाद हुआ। मैं बहुत सारी मलयाली युवाओं के साथ थी। उन्होंने कहा हम कटगुलाब पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा अरे उसका तो मलयालम में अनुवाद हुआ है, आप पढ़ लीजिए। कह लगे नहीं हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे। मैं क्या करूं इसमें, बताइए। अनुवाद होना चाहिए मगर पढ़ना भी तो चाहिए, अपनी भाषा में पढ़ना भी तो चाहिए। हिंदी में कितने अनुवाद में हर भाषा से हम पढ़ते हैं। हम हिंदी में पढ़ते हैं क्या उन्हें? नहीं, हमारे अंग्रेजी में पढ़ते हैं। शायद इसलिए कि वो अनुवाद अच्छे नहीं होते होंगे, मगर मैं कह सकती हूँ कि कम से कम बंगला के अनुवाद तो हिंदी में बहुत अच्छे होते हैं, तो हम उन्हें पढ़ें तो सही। और बंगला से अनुवाद शरद चंद्र के तो हर भाषा में हुए थे और हर भाषा में वो पढ़े गए थे। तो इस तरह के अनुवाद होते, हिंदी से दूसरी भाषाओं में, कम से कम बंगला में बहुत कम अनुवाद होते। मराठी, मलयालम में, गुजराती, उड़िया में हिंदी से बहुत अनुवाद होते, मगर लोग उनको पढ़ें तो, अपनी भाषा वो लोग पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं। मेरा कटगुलाब मराठी में ज्यादा पढ़ा गया, हिंदी में से भी, हिंदी से कहीं ज्यादा। तो अनुवाद तो इसलिए जरूरी है कि वो होगा ही नहीं तो आपको पता है कि अभी इन्होंने पूछा ना कि हमने कुछ बोला ही नहीं, हम जानते ही नहीं क्या बोले हम। मलयालम की स्त्रियां, मलयालम में स्त्रियां तो छोड़िए, लिखा क्या जा रहा है हमें मालूम नहीं है, तो हम झूठ आधा पौना बोल सकते हैं। मगर जहां तक मेरा सवाल है, मुझे सच बोलने की बहुत बुरी आदत है, बहुत ही बुरी आदत है। तो अब इस उम्र में तो मैं छोड़ने से रही, तो मैं झूठ तो कह नहीं सकती कि हाँ मैंने मलयालम में पढ़ा है, ये लोग लिखते हैं। मैंने मलयालम से कुछ अनुवाद पढ़े हैं, मैं उनकी घोर प्रशंसक हूँ। मैं समझती हूँ कि जितना उत्तर आधुनिक लेखन मलयालम में हो रहा है, किसी भाषा में नहीं हो रहा। मगर मेरी बहुत सीमित जानकारी है, बहुत सीमित ज्ञान है, अज्ञ हूँ इस मामले में, माफी चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने प्रतिष्ठित वक्ताओं का। It was a very inspirational discussion. Thank you so much. और हमारी अगली जो परिचर्चा होगी वो कविता के भविष्य पर होगी और 2:30 बजे का टाइम है, लेकिन शायद हम 10 मिनट बाद उसे शुरू करें 2:40 में। हमारे साथ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।